नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। आज किसी बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार बोली है बातचीत के लिए छोटे ग्रुप बनाएं। किसान बोले सभी यूनियन एक साथ ही बात करेंगी। सरकार बोल रही है आंदोलन खत्म करें किसान। किसान बोल रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है, परसों फिर मिलने वाले हैं। इस बीच किसानों से कहा गया है कि वो तीनों ही बिल में जो भी बिंदु ऐसे हैं जिन पर उन्हें ऐतराज है, उन सबको लिस्ट करके लाएं, जिस पर सरकार उनसे परसों बात करेगी। तो आपको बताएं, सरकार ने 3 मंत्रियों के साथ, जिसमें आप पीयूष गोयल को भी देख रहे हैं, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, सबके साथ किसान संगठनों से बातचीत की। बातचीत में ये जानने की कोशिश की कि किन बिंदुओं पर उन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति है। और इन सब के बीच आज की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन परसों फिर होने वाला है। जल्दी से आपको लिए चलते। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। तंसीम, बात कहां तक पहुंची? आज की बात तो बेनतीजा ही दिखती है, क्योंकि जो किसान बाहर आए, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग, वो तो कह रहे थे कि अभी अपने इस आंदोलन को और विस्तार करेंगे इसका। जी, जाहिर है अंजना, ये जो अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये टीकरी बॉर्डर है। यहाँ मेरे पीछे करीब 6-7 किलोमीटर तक का एक लंबा किसानों का पूरा जमावड़ा है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, किसानों में ये फैसला आने के बाद काफी नारेबाजी हुई और उन्हें लगा कि अभी फिलहाल कोई भी उनके हक में फैसला नहीं हुआ है, बात जहां थी वहीं है। और ये भी कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से कि इस आंदोलन में और भी लोग हैं जुड़ने वाले हैं। कई ऐसे किसान हैं जो सिंधु बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और बहुत से किसान जो टीकरी बॉर्डर है, जो तक से होता हुआ आ रहा है, उसमें उसकी तरफ आ रहे हैं। तो जाहिर है ये आंदोलन, ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद बातचीत में जो बेनतीजा रही, तो इसकी वजह से और ये आंदोलन अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगता है कि अभी ये आंदोलन और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि अगली बैठक 3 तारीख को होनी है। लिहाजा अभी उनमें करीब 48 घंटे का वक्त बाकी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन को अभी 48 घंटे तक और आगे और लंबा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कई जगहों पे जो सिंधु बॉर्डर है, वहां पे भी जो पुलिस फोर्सेज हैं, उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि रात में और भी टीकरी बॉर्डर है, यहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, तंसीम हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे वहां से, यानी किसान अभी भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर। आइए एक बार आपको बताते हैं क्या दोनों का पक्ष है और फिर किन मुद्दों पर बात अटक गई है। सबसे पहले आपको बताएं, सरकार ने कहा बातचीत के लिए छोटा ग्रुप आप लोग बनाकर आए, लेकिन किसान बोले कि नहीं, एक साथ बात करेंगे। ये एक बिंदु जिस पर टकराव आप देख रहे हैं। सरकार बोली आंदोलन खत्म करें किसान, और किसान बोले कि अभी तो आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि बातचीत की टेबल पर हम आ गए हैं तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सरकार बोली बातचीत जारी रहे, बातचीत के लिए तैयार है, ये भी किसान बोले। तो इसमें कम से कम आने वाले वक्त में आप देखेंगे प्रोग्रेस होगा। इधर कृषि कानून पर किसानों का पक्ष मंत्रियों ने सुना है। क्या क्या हुआ है बैठक में, ये हम आपको बता रहे हैं। जो भी उनका पक्ष था वो मंत्रियों ने सुना। सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया उनको बताया गया कि वो क्या सोच रही है सरकार, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से वो बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर, एपीएमसी पर, दोनों पर ही समझाने के लिए प्रेजेंटेशन किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये जो मंडी सिस्टम है, उसी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध है किसानों का। सरकार ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, लेकिन इस पर किसान बहुत खुश नहीं थे। कमेटी में किसान विशेषज्ञ सरकारी प्रतिनिधि का प्रस्ताव सरकार ने अपनी तरफ से दिया है। कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया। उन्हें ये कमेटी, और इस देश में न जाने कैसे इतने कमिटीज बनती रहती हैं, उन सबको लेकर किसानों का बहुत ज्यादा उनको भरोसा नहीं था। इस बीच कृषि मंत्री से हमारे ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर, जल्दी से आपको सुनाते हैं। बैठक के बाद वो बाहर आए, उन्होंने कहा बेनतीजा जरूर है लेकिन बातचीत बढ़ रही है। सुनिए। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग
का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात जो करेंगे। आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। क्या धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने के बाद ये वापस लेने के? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडीज को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा होगी। और अब आइए आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर मौजूद थी बातचीत के बाद जब किसान निकले। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए। जो भीतर बातचीत हुई है उसमें कोई संतोष वाली बात निकली है सामने? आप लोगों को लगा है जो चीजें लेकर आए थे आप लोग? जो अंदर बातचीत हुई है उसमें से कुछ नहीं निकला है। एक तरह का जो 13 तारीख का तोमर साहब ने जो क्वेश्चन किए थे उनको ही रिपीट किया गया है। ज्यादा टाइम उन्हीं क्वेश्चनों पे लग गया है कि आप कमेटी बना लो 5 मेंबरी, इतने मेंबर से बातचीत करना मुश्किल है। क्या ये संभव है कि आप लोग 5 लोग सिर्फ ऐसे कह पाए जो रिप्रेजेंट करें? मैम, जितना बड़ा अवाम, सारा पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा है, कोई भी 5 मेंबर इनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। सिर फोड़ देगा अवाम, किसान उसका जो 5 नेता होंगे जो भी वो फैसला ले लेंगे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ, 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला है। एमएसपी को लेकर कुछ बात बनी? कोई एमएसपी का आज कोई बात नहीं हुई है। अब जब दोबारा बातचीत होगी यहाँ पर 3 तारीख को, तो आप ही लोग रहेंगे उसमें? हाँ, आप जितने आज आए हैं इतने ही रहेंगे। और कल को हमारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी। परसों वाली मीटिंग का निर्णय कल से लिया जाएगा। आएंगे जरूर परसों। जो आज बताया गया उन सारी चीजों पर आप मीटिंग आप लेंगे आपस में बैठ के सब? हाँ, कल को हमारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी आपस में। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग या वहीं पर रहेंगे जहाँ पर? उम्मीद है परसों से आगे बढ़ जाएंगे। आज तक तो जहाँ थे वहीं रुके हुए। ये सब यहाँ से बाहर निकलने के बाद सबने यही कहा है कि आज तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसकी सीधे तौर पर अगर दूसरा पहलू इसका देखिए तो उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात हो गई है और कहा गया है कि ये सारी उन सबको लिस्ट आउट कर लिया गया है एक तरह से। कल इन सब की बैठक है इसके बाद, और कल उस बैठक के बाद जाकर परसों दोबारा उस मामले पर आगे बढ़ना है। जिस तरह की समस्याएं हैं वो एक झटके में सुलझने वाली थी नहीं, एक झटके में वो सुलझने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज जब सब यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उसके बावजूद सबको यह मालूम था कि मुमकिन है कि एक दिन में इसमें से कोई नतीजा न निकले। अब एक एक करके सब निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से सारे अब उसी जगह की ओर जा रहे हैं। हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या आप आगे की तरफ निकलेंगे, क्या जो आंदोलन है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा, जो जंतर मंतर की बात वो कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले हम सब बैठकर चर्चा करेंगे। एक चीज जिसे लेकर उन्हें मुश्किल नजर आ रही है, 4-5 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात हो रही है जिसके जरिए आगे की सारी बातचीत होगी, उसके लिए वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधिकतर जो है वो आम किसान है और उनके सबके अपने ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ 5 लोग मिलकर समूचे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो इन चीजों को कल डिस्कस किया जाएगा वहां पर, कल वहां पर सारी चर्चा होगी और उसके बाद जब 3 तारीख को ये बैठक होगी तो मुमकिन है कि उसमें से कुछ आगे बात बढ़े। किसान आंदोलन पर सरकार की उनसे बातचीत पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। तो जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है, बाकी लोगों को तकलीफ। विपक्ष का पूरा हाथ है, हाँ, विपक्ष का हाथ है इसमें। क्योंकि विपक्ष के साथ उन लोगों का हाथ है जो कमीशन खाते। दिल्ली में जगह जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बॉर्डर पर आपने देखा वो कैसे डटे हुए हैं और जगह जगह से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। अब हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं वो भी साथ देने के लिए बाकायदा तैयारी हो रही है कि वो भी पहुंचेंगे किसानों के समर्थन में। दिल्ली में हजारों किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। सरकार से किसान संगठनों की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों को अब हर तरफ से समर्थन मिल रहा है कि जो समस्या उसी पे आज सारा सब जब हमारा ये
ये हरियाणा के जींद की जाट धर्मशाला का नजारा है, जहां खापों की महापंचायत हुई। हरियाणा के अलग अलग जिलों की खाप यहाँ इकट्ठा हुई। खापों ने एक मत से किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पंचायत में तय किया गया कि खाप आंदोलनकारी किसानों की मदद करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर दबाव भी बनाया जाएगा। तो पंचायत के तौर पर आगे की रणनीति बनाएंगे कि भी हमारे लोगों को कैसे कोऑपरेट करें, जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको कैसे कोऑपरेट करें, और जो भी सामने और एजेंडा आएगा किसी प्रकार का वो सारा है। और उसके बाद मीटिंग शुरू होने के बाद फिर पूरा खुलासा कर देंगे हम तो किस प्रकार के आंदोलन के लिए लोगों को कंपेल करेंगे, दूसरों को भी कंपेल करेंगे। जो लोग सरकार में बैठे हैं तो वो सारा एजेंडा बाद में आपको खुलासा कर देंगे। उधर मेवात के किसानों ने भी दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। नूह के गांधी मैदान में किसान इकट्ठा हुए और तय किया कि दिल्ली पहुंचकर वो किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। जो दिल्ली का दूध पंजाब के बोर्ड से किसानों को यहाँ तक पहुँचाया, आज किसानों ने कल भी आएगा, आज भी है, परसों भी आया था। वो जो दिल्ली के अंदर के निवासी है ना, जो वीआईपी हाउस में रहते हैं, उनके पास बिल्कुल नहीं जाने देंगे। दूध सब्जी उनकी बंद कर देंगे। मैं आप लोगों से बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। आंदोलन इसके साथ में चलेगा और हम पंजाब के पीछे रहेंगे, लेकिन इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए सारे हरियाणा के जो रास्ते हैं, हरियाणा बंद करने की हमारी जिम्मेवारी है। अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले दिनों में सारे रास्ते बंद कर देंगे। किसान आंदोलन की आंच अब हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी बढ़ रही है। खाप पंचायतें खुलकर किसानों के साथ आ गई हैं। देश विदेश से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। अब किसानों की सरकार से बातचीत का अगला दौर 3 दिसंबर को चलेगा। सवाल ये है कि 3 दिसंबर को कोई फैसला होगा या फिर आंदोलन की आग और भी धधकेगी। नीरज वशिष्ठ, गुड़गांव, आज तक। देश के कई हिस्सों से किसान अब आंदोलित हो रहे हैं, चाहे वो यूपी में हो, पंजाब से सारे किसान। बॉर्डर पर अब हालत यह है कि जय जवान जय किसान, जवान भी डटे हुए हैं और किसान भी अड़े हुए हैं। हरियाणा से तमाम किसान इतने अपने गांव को खाली कर करके यहां पहुंचे हुए हैं। वहां की रिपोर्ट देखिए, गांव में सन्नाटा है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को अपने कब्जे में ले लिया। दिन और रात बॉर्डर पर ही कटने लगे। यहीं खुले आसमान के नीचे रहना, खाना पीना और सोना। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचे तो कई गांव किसानों से खाली हो गए। ये मोहाली का गांव रायपुर खुर्द है। 8000 लोगों की आबादी का ये गांव है, लेकिन इन दिनों पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घरों में ताले लगे हैं क्योंकि यहाँ के ज्यादातर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल बिजाई हो चुकी है, लेकिन तमाम किसान कृषि कानूनों के विरोध में गांव के गांव खाली करके दिल्ली गए हुए हैं। और हालत क्या है कि ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और मिट्टी यहाँ पर बिल्कुल सूखी हुई है। इस फसल को पानी की जरूरत है, लेकिन पानी देने वाला किसान संघर्ष कर रहा है। और ठीक मेरे पीछे वो ट्यूबवेल आप देख सकते हैं जहां पर ताला लगा हुआ है। और आलम यह है कि ये जो फसल किसान का पेट भरती है, किसान के अभाव में सूखे जा रही है। और गांव की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये गांव है, तकरीबन 8000 की आबादी का गांव है, लेकिन आलम यह है कि गांव में घरों में इक्का दुक्का महिलाएं दिखाई देती हैं या कोई बुजुर्ग दिखाई देता है। गांव के किसानों के दिल्ली चले जाने की वजह से फसलें सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ कोई गेहूं की फसल में पानी चलाने वाला नहीं है। आज गांव में सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि 26 तारीख से हमारे गांव के सभी नौजवान और बीच में बहुत बुजुर्ग साथ में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पहले शंभू बॉर्डर पर थे, शंभू बॉर्डर पर संघर्ष करके इन्होंने बैरियल तोड़ के उसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। वो दिल्ली बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर ये कोई फैसला नहीं लेते तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा पंजाब सारा इकट्ठा होकर चले जाएगा। ये सिर्फ इस गांव का हाल नहीं है, आसपास के तमाम गांव में यही हाल है। ज्यादातर किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ गए हैं और गांव किसानों से सूने हो गए हैं। सत्येंद्र सिंह चौहान, मोहाली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट से न्यूज रूम में आपका फिर स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात शैला राशिद की। जी हां, जेएनयू की पूर्व छात्र संघ की उपाध्यक्ष
लेकिन बवाल इस बार छिड़ा है उनके पिता के बयान पर। कह रहे हैं मेरी बेटी राष्ट्र विरोधी है। वो ये भी कह रहे हैं कि 3 करोड़ की फंडिंग होने वाली थी। बेटी ने कहा है घरेलू हिंसा करते थे मेरे पिता, बदले की भावना से ये सब कुछ आरोप लगा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएसएस की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। हम लोगों पर मीडिया ट्रायल चलाने की, हम लोगों के लिंक्स बताने की, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट बताने की। गवर्नमेंट जो है वो डेली बेसिस पे झूठ बोल रही है। जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा, यानी आप जस्टिस एपी शाह को भी मारेंगे। Felt pained, a little pained as a Muslim. इस चेहरे को देश की सियासत से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स जानता है। जी हां, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शेहला राशिद। अपने तेज तर्रार भाषणों और विवादित बयानों के चलते शेहला अक्सर सुर्खियों में छाई रहती है। जेएनयू में कन्हैया कुमार से लेकर उमर खालिद तक टुकड़े टुकड़े गैंग से शेहला राशिद का नाम जुड़ा है। लेकिन अब शेहला राशिद पर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, और खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पिता ने किया है। जी हां, शेहला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी ही बेटी पर टेरर फंडिंग में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शेहला के पिता ने अपनी बेटी को एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी बता दिया है। ये जो दो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रशीद इंजीनियर और फिरोज वटाली, मैंने उसका रेफरेंस इस तरह दे दिया है कि वो दोनों जिन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की है, फिरोज पीरजादा बाहर है जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, वो दो अगर नेशनल एनआईए की कस्टडी में है, किस चार्जेस के अंडर वो कस्टडी में है। मैंने यही कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए। मैंने क्या गलत कहा है? तो आप कह रहे कि उनको भी फंडिंग आती थी शेहला रशीद? अगर ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर टेरर फंडिंग के केस में बंद हैं, तो नेचुरली अगर ये उनकी पार्टी में है तो बात सीधी है, इसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगाना है क्या है। क्या शेहला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है? क्या शेहला को 3 करोड़ की फंडिंग की गई? शेहला को 3 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए? शेहला के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी शेहला कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई पार्टी खड़ी करना चाहती थी। उसका इरादा कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर अलगाववाद के साथ जोड़ने का था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजनेसमैन ज़हूर अहमद शाह वटाली और रशीद इंजीनियर ने शेहला को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। हम आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद और ज़हूर वटाली टेरर फंडिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शेहला के पिता बोले उसके अकाउंट की जांच हो। शेहला बेरोजगार है तो फिर उसके पास पैसे कहां से आए? ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर का सच क्या है? इन्होंने रिसेंटली मेरे ऊपर एक केस किया है। 3rd एडिशनल मुंसिफ की कोर्ट में इनका केस पड़ा हुआ है, जो सब जुडिस है अभी भी मैटर। उसमें ये कह रहे हैं कि शेहला क्लेम कर रही है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है जी, इसकी बहन अनएम्प्लॉयड है। मैंने अपने केस जो डिफेंस उसमें डाला है और जो डीजी साहब को मैंने चिट्ठी दी है, मैंने उनको कहा है कि इनके अकाउंट्स को आप वेरीफाई कीजिए। अगर उसमें इस तरह का मनी फ्लो हो रहा है जो कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ के अकाउंट में नहीं होना चाहिए था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सिंपल सी बात है, कहाँ से वो पैसा आता है। ये इन्होंने रिसेंटली पब्लिकली अनाउंस किया कि कुछ बच्चों को इसने अडॉप्ट किया है तालीम के लिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। ये कहाँ से वो पैसे जुटाएगी, कैसे चलाएगी वो? ठीक है, अगर पार्टी लेवल पे इसने अडॉप्ट किया है उनको, वो बताए पैसे कहाँ से आ गए, अभी तक कितना खर्चा किया है उन पे। सोशल मीडिया पर शेहला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा का एक लेटर भी वायरल हो रहा है। ये लेटर अब्दुल राशिद शोरा की तरफ से जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखा गया है।
इस लेटर में शहला के पिता ने लिखा है कि 2017 में उनकी बेटी अचानक ही कश्मीर की राजनीति में आ गई थी। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, उसके बाद JKPM में शामिल हुई थी। ये उनके लिए झटके जैसा था, क्योंकि जब शहला CPIM की सदस्य थी तब जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इसने नाम शोहरत जो कमाई थी वो नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कमाई थी। इसको CPI ने बड़े अच्छे खासे ढंग से प्रोजेक्ट किया था, अपना फ्यूचर लीडर डिक्लेयर किया था इसको और कन्हैया को। तो अचानक छोड़ के ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ जाती है। क्यों आई कश्मीर? पता नहीं, इससे पूछ लो क्यों आ गई। इसका कोई एजेंडा रहा होगा ना, किस एजेंडे के ऊपर ये आ गई काम करने। यहाँ आज़ादी दिलानी थी, क्या करना था, ये तो बताएगी ना खुद ही। शहला के पिता अपने लेटर में साल 2017 की घटना का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा है कि 2017 में UAPA के तहत जहूर वटाली की गिरफ्तारी हुई थी। अरेस्ट के 2 महीने पहले जहूर और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर ने मुझे वटाली के सनत नगर में मौजूद घर पर बुलाया था। शहला उस समय PhD के आखिरी सेमेस्टर में थी। मिलने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के लॉन्च का ट्रेलर दिखाया और शहला को इससे जुड़ने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने शहला को जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। मुझे अंदाजा हुआ कि पैसे गैर कानूनी तरीकों से आ रहे हैं और मैंने अपनी बेटी से कहा कि इन लोगों के साथ किसी लेन देन में हिस्सा न ले। उन्होंने कहा कि ये पैसे कुछ रख लो, वो काम आ जाएंगे। मैंने इनकार किया। तो किसके बदले में आपको 3 करोड़ दिए? शहला के लिए उन्होंने दे दिए थे। मैंने कहा मुझे बात करने दो, तब तक मैं नहीं ले सकता हूँ ये। शहला के पिता को भी 3 करोड़ का ऑफर। शहला के पिता ने किया पैसे लेने से इनकार। शहला के पिता के बेहद सनसनीखेज आरोप। अब्दुल ने आरोप लगाए हैं कि शहला ने चोरी छिपे जहूर और रशीद से पैसे लिए और अब्दुल ने कहा कि वो और किसी से इस बारे में न बताएं। अब्दुल राशिद शोरा कहते हैं कि उन्हें पक्का यकीन है कि उनके घर में राष्ट्र विरोधी हरकतें हो रही हैं, जिसमें शहला, उसकी बड़ी बहन और मां के साथ साथ साकिब अहमद भी शामिल है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। शहला राशिद के पिता अब्दुल राशिद का ये आरोप है कि न सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थी, 3 करोड़ की फंडिंग भी होने वाली थी। ये कहा है उन्होंने कि जो टेरर फंडिंग में अब तक वटालिया और इंजीनियर राशिद पकड़े गए हैं, उनके साथ शहला राशिद का कनेक्शन था। बेटी कह रही है मेरे पिता बेगैरत इंसान है। की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस वक्त शहला राशिद के नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि शहला राशिद पर आरोप बेहद संगीन है और शहला को किसी और नहीं बल्कि उसके सगे पिता ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे तो शहला पर 18 अगस्त 2019 को राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था और ये केस उनके जरिए भारतीय सेना के कश्मीरियों पर अत्याचार के झूठे आरोपों के चलते लगाया गया था। लेकिन अब शहला को खुद उनके पिता राष्ट्र विरोधी करार दे रहे हैं। अपने बच्चों का सभी को ध्यान रहता है, उसी को देखते हुए उसने ये कहा कि जहूर वटाली और इंजीनियर रशीद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसके साथ ही इसके जो अकाउंट में फंडिंग आती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ की मुझे ऑफर दी गई जिसके कारण से कि ये उनके साथ इन्वॉल्व हो। तो कुल मिलाकर के आज जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है, उसी का ये परिणाम है कि पता है कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी सारी दास्तान जो बयान की है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। शहला के पिता ये भी दावा कर रहे हैं कि शहला को फंडिंग हो रही है। उसका सबूत ये है कि वो खुद को बेरोजगार बताती हैं, जबकि उसके अकाउंट में पैसे रहते हैं। ऐसे में उसके अकाउंट की जांच भी होनी चाहिए कि जिनके जरिए शहला को फंडिंग की बात हो रही है उनमें जहूर वटाली और इंजीनियर रशीद का नाम आ रहा है। जहूर वटाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, इंजीनियर रशीद अपनी पार्टी चलाते हैं, लेकिन दोनों ही टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जब शहला रशीद के पिता ने
ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। कश्मीर घाटी को हमेशा से ही अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने और पाकिस्तान के समर्थक कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। आज इनकी काली करतूतें, काले कारनामे सारी दुनिया के सामने हैं। हमारी पार्टी की बेटी शैला रशीद के लिए शैला जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी से जुड़ी हैं। अब सवाल इस पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हम आपको बता दें कि इस पार्टी को IAS टॉपर रहे शाह फैसल ने शुरू किया था। हालांकि शाह अब राजनीति से दूर हो चुके हैं और उनका IAS से इस्तीफा केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। शैला के पिता ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के नेता फिरोज पीरजादा का नाम भी लिया है। अब पीरजादा भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मैं शैला रशीद के वालिद साहब को आज तक जिंदगी में ना मिला हूं और ना मैंने उनकी शक्ल आज तक देखी है, ना मैंने उनको सुना है। और सेम मिस्टर ये जो वटाली साहब है, वो क्या उम्र है, कितने साल के हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आज तक उनको मिला नहीं हूं, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूं। और मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में आया हूं ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर शाह फैसल की वजह से। अगर उनकी एक नेम टेक की खातिर मैं आया हूं और उनका जो एक IAS ऑफिसर का जो वो टैग था, उसको उस गुडविल की वजह से मैं इस पार्टी में आया हूं। और ये मिस्टर शोरा को ये भी पता नहीं है कि मैंने सियासत और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के एज ए प्रेसिडेंट मैंने इस्तीफा लास्ट महीने दे दिया। शैला के पिता ने बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संगीन आरोप लगाए तो छात्र संगठन ABVP ने भी उन्हें घेर लिया। उस पिताजी को सलाम करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपना पर्सनल हित को छोड़ के देश हित के लिए उन्होंने ये बात बोली है। और जिस हिसाब से उनको थ्रेट मिल रहा है, सबसे पहले उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा, ये ऐसा गैंग ही है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब यूनियन में उनके साथ काम करता था तो ऐसे ऑफर मुझे भी दिए गए थे कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा फंड मिलेगा, बस आपको क्या करना है, डेमोक्रेसी का नाम लेके, जेंडर जस्टिस का नाम लेके, इक्वलिटी का नाम लेके, आपको केवल ऐसे मुद्दे उठाने के बाद फिर देश के खिलाफ। शैला के पिता चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके घर से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में शैला ने भी अपनी सफाई दी है। शैला ने बताया कि उनके पिता उनकी मां बहन के साथ हिंसा करते हैं और इससे बचने के लिए ये पैंतरे आजमा रहे हैं। शैला राशिद ने एक ट्वीट भी किया है। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। बहुत संक्षेप और स्पष्ट रखते हुए मैं कहूँगी कि वो अपनी पत्नी को पीटने वाले पथभ्रष्ट इंसान है। हमने जब उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया तो उसी के जवाब में ये स्टंट है। जबकि शैला के पिता अब्दुल राशिद शोरा ये भी कहते हैं कि जब से शैला JNU से लौटकर आई है, उनके घर में अशांति फैल गई है। हमारा कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस नहीं हुआ है, ना कोई घर में अशांति वाला। जब से ये आ गई है ना JNU से, तब से हमारे घर में अशांति फैल गई। शैला ने 2005 का मोहल्ला कमेटी का एक लेटर भी शेयर किया है जो अब्दुल राशिद शोरा के नाम था। इस लेटर में अब्दुल राशिद शोरा से आग्रह किया गया था कि वो घर में हिंसा न करें। शैला ने कहा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था, ऐसे में पूरे केस को रास्ते से भटकाने के लिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। मुझे इनके ऑर्डर को स्टे किया है, समझ गए ना, और मुझे घर में रेस्टोर किया है। कोर्ट में हर एक जा सकता है और हर एक के लिए रेमेडी होती है वहाँ। मैंने भी कोर्ट से रेमेडी ले ली है, तो वो ये बातें आपको नहीं बता रही है। शैला ने कोर्ट का आदेश भी शेयर किया है और कहा है कि मेरे पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। शैला ने एक लाइन ये भी लिखी है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। पहले कांग्रेस पार्टी में थी, चुनाव भी लड़ी, हार गई। अब उद्धव ठाकरे के काम की प्रशंसा करते हुए, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद लेते हुए उर्मिला मातोंडकर पहुंच गई हैं शिवसेना। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल हो गईं। उर्मिला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली।
इस दौरान उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ने उर्मिला की कलाई पर भगवा रंग का रक्षा सूत्र बांधा। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद 46 वर्षीय उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को नमन किया। कि जहां पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं, बहुत मुश्किल था कोविड जैसी समस्या से जूझना। और ऐसे समय में कोविड जैसी समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियां आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कुछ ज्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष। आपको बता दें कि उर्मिला ने मुंबई नॉर्थ से पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से भारी मतों से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।